हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो में आज अपन एक छोटा सा स्पेशल अपन कहें, खास तौर से कोई ज़्यादा लार्ज टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। विटामिन B12 है। और विटामिन B12 में भी अपन देखें तो इसकी छोटी जो आसपास की जो बातें हैं कि विटामिन B12 क्या है, विटामिन B12 किस टाइप का नेचर है, किस टाइप की चीज़ें हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके यूजेज। क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विटामिन B12 से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे से रिलेटेड अपन थोड़ा सा आज अपन डिस्कस करते हैं। देखो, विटामिन B12 पहली बात तो अपन इसका थोड़ा सा जो अल्टरनेटिव नाम है, कोबालमाइन के नाम से जाना जाता है। इसको कोबालमाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात करें कि विटामिन जो B12 है, विटामिन B12 है, तो सीधी सी बात है, बी का ही क्या है, ये टाइप है। और बी का टाइप है तो ये कैसा है, वाटर सोल्यूबल है। दूसरी चीज़, विटामिन B12 है, नेचुरल कंडीशन से अपनी बॉडी के अंदर अपन क्या करते हैं, इसको अपटेक करते हैं। और नेचुरल कंडीशन में खास तौर से अपन कहें, इसका जो सोर्स है, सोर्स में खास तौर से जो एनिमल्स हैं, लाइक एज अपन कह सकते हैं, जैसे इसका सोर्स मैन जो है, मीट है, एग है, फिश है। फिश के अलावा जनरल कंडीशन अपन कहें, लीवर है और बीफ है। इन सभी चीज़ों से खास तौर से ये क्या है, विटामिन B12 के मेन सोर्स हैं। और विटामिन के जो सोर्स हैं, अगर किसी भी पेशेंट या किसी भी पर्सन के अंदर विटामिन B12 से रिलेटेड कोई भी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो अपन सबसे ज़्यादा उसको बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इन चीज़ों का सेवन करें, ताकि उनके बॉडी के अंदर वापस से विटामिन B12 का जो लेवल है वो बढ़ सके। दूसरी चीज़ अपन देखें कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन इन बॉडी के अंदर देखो, जैसे अपन एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो विटामिन B12 है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है। नहीं होने के कारण से इसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो अपना स्टमक है, अपना जो स्टमक है, वो स्टमक यहाँ से अपन देखें, या फिर अपन ऐसे बना लें इसको, इस प्रकार से अपन बना लें इसको। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये जो स्टोमक है, स्टोमक की जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग होती है, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की जो सेल्स हैं वो देखने को मिलती है, जिसे अपन पेरिटल सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये स्टोमक की जो पेरिटल सेल्स है, पेरिटल सेल्स के द्वारा एक फैक्टर रिलीज किया जाता है, जिसे अपन कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इसे अपन क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें कि इन सेल्स के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कर दिया गया है। जैसे ही अपने यहाँ से क्या आता है, फूड आता है, इसोफेगस से जैसे फूड यहाँ पे आता है, तो इसमें खास तौर से जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, लाइक एज जो भी मैंने इनके सोर्स बताए हैं, लाइक एज मीट अपन बात करें, मीट या एग की बात करें, ये जो प्रोटीन के सोर्स होते हैं, खास तौर से इनका क्या होता है, यहाँ पे स्टोमक में डिग्रेडेशन होता है। किसके प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में या हाइड्रोक्लोराइड की प्रेजेंस में, यहाँ पर क्या होता है, इनका डाइजेशन।
डाइजेशन होता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो विटामिन B12 वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाता है। तो विटामिन B12 है वो रिलीज़ कहाँ पे होता है, स्टोमक में होता है। और यहाँ पे किसके साथ बाइंड होगा, ये इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ में क्या होता है, बाइंड होता है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस B12, यहाँ पर ये दोनों डायरेक्ट अपन यहाँ ना कहकर यहाँ पर अपन कहते हैं कि ये दोनों यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर जाकर खास तौर से अपन कहें स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम जो है उसके पास में जाकर इन दोनों का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा किसका बनेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर प्लस विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पर जब इनका कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से आगे होते हुए यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये अपन दिखाएंगे यहाँ पर इलियम, यहाँ पर अपन क्या दिखाएंगे, ये इलियम वाला पार्ट दिखाएंगे। और इलियम में इसमें क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, इलियम में। इलियम में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होने के लिए जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा, मैंने अभी आपको बताया कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर यदि नहीं होता है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो ये जो कंडीशन है इसका एब्जॉर्प्शन होता है इलियम में। देखो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो विटामिन B12 का मेन जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, इलियम में होता है। इसके एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है उसका सिक्रेशन कहाँ पे होता है, तो स्टोमक की जो लाइनिंग होती है उससे होता है सिक्रेशन, किसके द्वारा, पेरेंटल सेल्स के द्वारा। और पेरेंटल सेल क्या सिक्रेट करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो किसके साथ बाइंड होती है, विटामिन B12 के साथ बाइंड होती है, कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इलियम के द्वारा, इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और यहाँ से इलियम से आगे की तरफ पहुँचा दिया जाता है। और देखो जो अपन बात करें इसकी कि विटामिन B12 जो है उसको स्टोर भी किया जा सकता है, लीवर के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। इसीलिए इसका जो मेन जो सोर्स है वो क्या होता है, लीवर होता है, रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन B12 का। अब इसमें एक कंडीशन अपन देखें कि खास तौर से जैसे सपोज अपन यहीं देख लेते हैं कि अगर इसमें क्या हो जाए, डैमेज, जैसे काफ़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के कारण से कहीं ना कहीं जो अल्सर वाली जो कंडीशन होती है, जिसके कारण से स्टोमक की जो लाइनिंग है या जो वॉल है वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। किसके कारण से, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के कारण से, अधिक एसिड बनने के कारण से जब ये जो लाइनिंग है वो क्या होने लगती है, डैमेज होने लगती है, वीक होने लगती है, वीक होने लगती है। जैसे जैसे ये वीक होंगी तो सीधी सी बात है पेरेटल सेल भी वीक होंगी। पेरेटल सेल से वो प्रॉपर रूप से क्या सिक्रेट करना बंद कर देती है, इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रॉपर रूप से सिक्रेट नहीं कर पाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रेट नहीं कर पाएगी तो ये जो विटामिन B12 के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना रहा था, विटामिन B12 के साथ कौन बना रहा था, कॉम्प्लेक्स, इंट्रिंसिक फैक्टर बना रहा था। इंट्रिंसिक फैक्टर इसके साथ बाइंड नहीं होगा तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किस में होगा, इलियम में होना चाहिए था। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर होगा तो ही इलियम में एब्जॉर्प्शन होगा। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ से ये एनएच के द्वारा क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा विटामिन B12 में। और धीरे धीरे बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, कमी। किसकी कमी आ जाएगी, तो यहाँ पर कंडीशन देखें, डेफिशिएंसी ऑफ B12 है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 किसके कमी के कारण से हो सकती है, पेरेटल सेल्स के कमी के कारण से आई हो सकती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण से आई सकती है, हो सकती है कोई म्यूटेशन प्रकार से, हो सकती है कोई डैमेज के कारण से भी, या हो सकता है कि आपने विटामिन B12 का सोर्स ही कम लिया हो, उसके कारण से भी हो सकती है। लेकिन एक कारण भी मैंने बताया कि पेरेटल सेल्स जो है वो डैमेज होने के कारण से प्रॉपर रूप से इंट्रिंसिक फैक्टर प्रॉपर रूप से सिक्रेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और मोस्टली बॉडी के द्वारा बाहर की तरफ डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके कारण से डेफिशिएंसी आ जाती है विटामिन B12 की। B12 की जैसे ही कमी आती है तो यहाँ पे इसका जो मेन रोल है वो होता है
ब्लड सेल फॉर्मेशन। क्या काम इसका मेन फंक्शन है? विटामिन ब्लड सेल फॉर्मेशन। अब डेफिशिएंसी विटामिन B12 की है, तो यहाँ पर ब्लड सेल फॉर्मेशन की क्या आ जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। ब्लड सेल का जैसे जैसे धीरे धीरे कमी होगी तो यहाँ पर क्या होगी? इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं कि ब्लड की जो डेफिशिएंसी है या ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है इनकी डेफिशिएंसी यदि है तो उसे अपन क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं अपन। ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी को ही अपन क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं, कि जिसके कारण से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है प्रॉपर रूप से बॉडी के अंदर नहीं हो पाती है। और यदि ये डेफिशिएंसी किसके कारण से हो रही है? विटामिन B12 की कमी के कारण से यदि हो रही है ये डेफिशिएंसी, ब्लड का फॉर्मेशन कम होना, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? परनेसियस एनीमिया कहते हैं। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है परनेसियस जो एनीमिया है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। किसके कारण से होता है? तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं पैराइटल सेल्स में किसी प्रकार के म्यूटेशन या डैमेज होने के कारण से भी हो सकता है। दूसरी चीज़ अपन देखें कि इनका फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो विटामिन B12 जो है, यहाँ पर अपन देखें B12 जो है वो DNA सिंथेसिस को ये बढ़ाता है। और देखो सीधी सी बात है, किसी भी सेल में DNA सिंथेसिस बढ़ेगा तभी सेल का क्या होगा? डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन के लिए क्या चाहिए? DNA चाहिए, जेनेटिक मटेरियल चाहिए। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? सिंथेसिस प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, DNA का सिंथेसिस कम होने लगेगा। DNA का सिंथेसिस कम होने लगेगा तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और उसी के कारण से क्या होगा? यहाँ पर एक परनेसियस एनीमिया जो देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ अपन देखें, चलो यहीं देख लेते हैं कि परनेसियस डिजीज़ में अपन थोड़ा सा करैक्टर देखें कि परनेसियस डिजीज़ में होता क्या क्या है। एक तो देखो RBC जो है, जैसे नॉर्मल परनेसियस डिजीज़ है, नॉर्मल कंडीशन है किसी व्यक्ति की, तो उसमें RBC की जो नॉर्मल कंडीशन है, RBC कैसी है? नॉर्मल है। न्यूट्रोफिल्स कैसी है? नॉर्मल है। ये कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जो परनेसियस कंडीशन होगी उस कंडीशन में RBC की जो शेप और साइज है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन स्ट्रक्चर इसको बना सकते हैं। और ये मल्टी फ्रेगमेंट, या फिर अपन कह सकते हैं इसकी साइज बढ़ जाएगी और इसमें फ्रेगमेंट्स की जो संख्या है वो इसकी बढ़ जाएगी। मोर फ्रेगमेंट्स आर अपीयर इन द न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में सेगमेंट्स की जो ये सेगमेंट्स जो हैं इनकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये जो दोनों कंडीशन है, RBC की साइज का बढ़ना, न्यूट्रोफिल्स के सेल्स के बढ़ना और उनके सेगमेंट्स के साइज बढ़ना, ये दोनों किसके कंडीशन करेक्टर्स हैं? परनेसियस के कंडीशन के करेक्टर्स है वो जनरल रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये इसके थोड़े से परनेसियस के करेक्टर्स हैं। दूसरी चीज़ अपन देखें कि मैंने आपको इलियम का जब एग्जाम्पल बताया तो यहाँ पर थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इलियम के द्वारा एक तो एब्जॉर्ब किया जाता है विटामिन B12 का, प्लस इसी के द्वारा इलियम के द्वारा ही यहाँ पर बाइल जो साल्ट है जो बाइल जूस जो बनता है लीवर के द्वारा, उसका एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पे होता है? इलियम के अंदर ही होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो जनरल बेसिक के लिए मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज़ अपन देखें कि जो विटामिन B12 का जो रोल है, यहाँ पर अपन देखें कि विटामिन B12 का रोल क्या है। तो देखो मेन तो रोल मैंने आपको बता दिया, ब्लड सेल फॉर्मेशन का। दूसरा मैंने आपको बता दिया DNA का सिंथेसिस, DNA
सिंथेसिस करना या रिपेयर करना, डैमेज होने से बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना। दूसरी चीज़ अपन देखें, न्यूरॉन्स को रिपेयर करना। न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम या ब्रेन को रिपेयर, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए विटामिन B12 की काफ़ी आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी कंडीशन में किसी भी पेशेंट या किसी भी व्यक्ति के ब्रेन से रिलेटेड कोई सिम्टम्स आते हैं, याददाश्त की कोई प्रॉब्लम्स आती है, नर्व वीक पड़ने लगते हैं, तो देखो यहाँ पे परनेसियस में भी एक कंडीशन देखने को मिलती है कि परनेसियस जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती है तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स है वो वीक पड़ने लगते हैं। न्यूरॉन्स कैसे होने लगते हैं? वीक होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो ये भी एक माइंड से रिलेटेड कंडीशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जैसे अपने नर्वस सिस्टम है, ब्रेन का जो पूरा पार्ट है, अपना जो ब्रेन का जो खेल है वो किस चीज़ का है? नर्वस सिस्टम का है। और परनेसियस में प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है या बॉडी को पूरी नहीं मिल पा रही है, नर्वस सिस्टम वीक पड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगता है, जिसके कारण से ब्रेन में काफ़ी आपको डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अपन देखें, जो न्यूरॉन्स है, नर्वस सिस्टम है, ब्रेन से इसकी रिपेयर करने के लिए भी काफ़ी बार यूज में आता है। तो इसकी जो मेन जो चीज़ें हैं वो सभी मैंने बताई। इसके अलावा भी काफ़ी फंक्शन, इसके छोटे छोटे फंक्शन होते हैं विटामिन B12 के, लेकिन फिर भी जो मैंने मेन जो चीज़ें हैं वो आपको मैंने कहीं ना कहीं पूरा आपके साथ साझा किया है, आपके साथ में शेयर किया है। फिर भी किसी भी प्रकार के आपको डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने आपके लिए, एक स्मार्ट सा, जिसमें मैंने पूरी चीज़ें हैं वो इंक्लूड की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।